हाय एवरीवन, वेलकम टू द विवेक गुरुजी चैनल। विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। ऑफलाइन क्लास में आज और कल मेरी छुट्टी है, तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि आज और कल आप लोगों के लिए जो मैंने ये अनाउंसमेंट किया था कि मैं पॉलिटी का और इकोनॉमिक्स का एक फ्री लेक्चर डालूंगा, जिसमें कंप्लीट इकोनॉमिक्स होगी और कंप्लीट पॉलिटी होगी। तो आज उसी सीरीज में हम पॉलिटी के लेक्चर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते, सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो आज पहला लेक्चर है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर इंडिया जैसे कंट्री की बात करें तो वो एशियन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, वो भी सदर्न पार्ट में। और जो इंडिया है वो चाइना, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे कंट्रियों के साथ वो सराउंडेड है। और अगर हम बात करें जोग्राफिकल हिसाब से, तो जोग्राफिकल हिसाब से वी आर स्टैंड एट द 7th पोजीशन इन द वर्ल्ड। तो अगर हम बात करें तो ये सभी को पता है कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि जितना कास्ट और जितनी क्रीड, जितना रेस इंडिया जैसी कंट्री में रहता है, शायद ही किसी कंट्री में रहता हो। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि जो हमारी जोग्राफी है वो बहुत ज़्यादा ही वर्सटाइल है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि इंडिया जो कंट्री है उसको हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, की जो हमारी कंट्री है वहाँ पे यूनिटी भी है और डाइवर्सिटी भी है। तो देखो, जब डाइवर्सिटी जैसे वर्ड की बात करते हैं तो डाइवर्सिटी का मतलब सिंपल सा होता है, क्योंकि देखो किसी भी कंट्री में अगर कल्चर की बात करें तो इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन जोग्राफी। क्योंकि देखो, अगर इंडिया जैसे कंट्री की बात करें तो आप ऊपर जाते हो तो आपको हिल दिखाई देता है, आप प्लेन भी दिखाई देता है, प्लेटो भी दिखाई देता है, कहीं डेजर्ट भी है, पेनिसुला भी है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशियन है, अरेबियन ओशियन है। इस तरीके से अगर हम इंडिया को जोग्राफी के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा हमारे कंट्री की जो जोग्राफी है वो वर्सटाइल है, और इसी वजह से इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। और यूनिटी जो वर्ड होता है वो हमेशा ही, हम यूनिटी वर्ड को हमेशा इकोनॉमी से कोरिलेट करते हैं, ठीक है, और डाइवर्सिटी वर्ड को हम हमेशा जोग्राफी से कोरिलेट करते हैं। तो अगर इंडिया जैसे कंट्री में इतने सारे कल्चर रह रहे हैं, ठीक है, और इंडिया में अगर यूनिटी है तो यूनिटी तो जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमी, बट जब भी हम डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो वो जोग्राफी के हिसाब से हमारी कंट्री की क्या है, डाइवर्सिटी है। अब इसी सीरीज में हमें ये देखना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फ्रेम हो रहा है, ठीक है ना, तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर उसमें आपका हिस्ट्री तैयार नहीं है तो कभी भी आप उस टॉपिक के होलिस्टिकल अप्रोच पे नहीं जा सकते। इसलिए कभी भी जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमेशा हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमेशा, या हिस्टोरिकल जो नॉलेज है वो हमेशा तैयार है। तो इस सीरीज़ में अगर हम बात करें तो सभी को पता है कि अपने इंडिया में 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और उसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन को लेड किया। मतलब अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसका जो फाउंडेशन है वो जस्ट बिकॉज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से है। और आपको पता ही अच्छे तरीके से इंडिया में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। और भारत ने पार्लियामेंट्रियन सिस्टम, जिसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अगर हम पार्लियामेंट जैसे वर्ड की बात करते हैं तो उसका जो फाउंडेशन है वो सबसे पहली बार यूनाइटेड किंगडम में रखा गया था, और यूनाइटेड किंगडम की हम कॉलोनी रहे 200 ईयर्स तक। तो जो यूनाइटेड किंगडम की जो लेगेसी है उसको हमने कभी अपने आप से दूर नहीं कर पाए। तो पार्लियामेंट्रियन सिस्टम का जो जन्म हुआ वो एक्चुअली में यूनाइटेड किंगडम में हुआ, तो उसी सिस्टम को हमने अपने इंडिया में अडॉप्ट किया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमने इसको क्या किया, फोर्स किया, और शायद इसी वजह से हम उस दिन जो है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। इस तरीके कुछ बेसिक फैक्ट है, मेरे ख्याल से 90% लोगों को ये बेसिक फैक्ट पता होता है। और जब कभी भी हम बात करते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसका हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है, उसको हमेशा हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तरफ हम कंपनी रूल की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम क्राउन रूल की बात करते हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो ब्रिटेन है उसने अपनी पैरामाउंसी जो है अपने इंडिया में बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट की, और 1857 में हमारे यहाँ रिवोल्ट हुआ। रिवोल्ट की वजह से क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सारी पावर है उसको छीन लिया गया था, और उसको क्या बोलते हैं, क्राउन रूल में हमने कन्वर्ट कर दिया था। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले उसके पास सारी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, लेकिन ड्यू टू व्हाट
रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑल द पावर ट्रांसफर इन द हैंड ऑफ क्राउन रूल। तो इसीलिए हम जब भी अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तरफ कंपनी रूल जो 1773 से स्टार्ट हो रहा है और 1858 तक चलता है, फिर क्राउन रूल की बात करें तो वो 1858 से स्टार्ट होता है और 1947 तक चलता है। हमेशा आपको याद रखना है कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है ना, तो कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है तो उसको हमेशा उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को हमेशा तैयार रखना है, ठीक है। अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को तैयार नहीं रखेंगे तो आपका कभी भी उस टॉपिक पे एक होलिस्टिक जो कमांड है या जो होलिस्टिक अप्रोच जो होना चाहिए वो नहीं हो सकता है। तो ये दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। और जब कभी भी हम बात करेंगे कि अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो उसकी स्टार्टिंग होती है वो रेगुलेटिंग एक्ट से होती है। अब सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भाई जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो अंग्रेजों ने क्यों पास किया, ठीक है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न था कि अगर हम बात करें तो अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा करप्शन कर रही थी, नेपोटिज्म हो रहा था, और इस करप्शन और नेपोटिज्म के वजह से और वॉरेन हेस्टिंग्स के लैंड एक्सपेरिमेंट के वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस में गई। तो जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस में गई तो उसने जो है 1 मिलियन पाउंड का जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन मांगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हमने तो इनको बेसिकली गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया में भेजा है और ये हम ही से पैसा मांग रहे हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, सही बात है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो करप्शन में इन्वॉल्व है, वो नेपोटिज्म में इन्वॉल्व है। इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को, समझ में आया, उसके अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है पहला एक्ट पास किया और उसी एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। और एक और बड़ी बात थी, रॉबर्ट क्लाइव ने बेसिकली क्या किया था कि एक डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्टार्टिंग की थी, जिसमें दो बातें होती थी। एक तो होता था दीवानी और एक होता था निजामत। निजामत का मतलब होता था लॉ एंड ऑर्डर और दीवानी का मतलब होता था लैंड रेवेन्यू। तो ये दो डुअल गवर्नमेंट था। ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, क्योंकि जो लैंड रेवेन्यू का पैसा होता था वो एक्चुअली में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होता था और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी थी वो नवाबों के पास थी। मतलब पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि पैसा सारा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जा रहा है और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कौन बेसिकली मेंटेन करेगा, नवाब मेंटेन करेगा। तो ये जो सिस्टम रॉबर्ट क्लाइव ने बनाया था ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, इसमें भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी। और आपको पता है कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में जो अंग्रेज थे वो हैदर अली से हार चुके थे और वहाँ पर ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है बेसिकली 1769 में पास हुई थी। तो एक तो सबसे बड़ा रीज़न था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस में गई ड्यू टू करप्शन एंड नेपोटिज्म। रॉबर्ट क्लाइव का जो डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें भी बहुत सारी कंप्लेन आ रही थी। और जो वॉर लड़ी थी मैसूर में अंग्रेजों ने, क्या बोलते हैं, उसमें हैदर अली ने उनको हरा दिया था और ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई थी। तो इन सब वजहों से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रही है। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रही है और जब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन मांग रही है, तब जो है उसके अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए पहली बार जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट को बेसिकली क्या किया, पास किया। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट में ही उन्होंने क्या किया कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल का पोस्ट होता था उसका नाम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रखा, ठीक है। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसके नीचे इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को रख दिया कि मद्रास जो प्रेसिडेंसी है, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, अगर वो कोई भी काम करेगा तो जब तक बंगाल का गवर्नर जनरल उसको अप्रूव नहीं करेगा तब तक वो उसको नहीं करेगा। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट में हमने सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट को बनाया, जिसका हेड ऑफिस कैलकाटा में था, जो आज का सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। इस एक्ट ने ये परमिट किया कि जो भी टेरिटरियल पोजीशन है, पोजीशन का मतलब जो भी टेरिटरी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रहेगा, लेकिन उसकी जो एक्टिविटी है उसको रेगुलेट किया जाएगा और वो रेगुलेट करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम एक्चुअली में रेगुलेटिंग एक्ट पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को उसके नीचे हमने मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को रखा। तो इस तरीके से इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आप यहाँ से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं अपनी पॉलिटी की। और बाकी अगर आपको मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना है, फेसबुक पे फॉलो करना है
तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक को क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैं शाम में एक वीडियो और अपलोड करूँगा, और वो भी जो होगा वो लेक्चर 2 होगा इंडियन पॉलिटी का, जिसमें हम लोग बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट की। ठीक है, तो ये बात याद रखिए कि नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी, आज शाम में एक वीडियो और डालूंगा और वो बात करेगा पिट्स इंडिया एक्ट की। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दैट्स इट विवेक गुरुजी, बाय बाय।